हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम आपके सामने लेक्चर 2 लेकर के कॉम्प्लेक्स नंबर का। और कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट क्लास में जो हम लोग ने देखा था, जो लोग मेरे साथ थे और उन्हें पता होगा क्या क्या चीज़ें हम लोग ने देख रखी हैं, और वहीं से ही हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे एक वादा लिया था कि आपको कम से कम एक चैप्टर तक मेरे साथ रहना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यस, इससे आपको कितना गेन करने को मिल रहा है। बेसिक से लेकर के आपको हायर लेवल तक का यहाँ सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैप्टर में। आइए चलते हैं लेक्चर 2 की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट क्लास में हम लोग ने आयोटा के विषय में जान लिया था, और हम लोग ने ये भी देख लिया था कि आईआईटी के लिए आईआईटी एडवांस की तैयारी कैसे करें, और उसमें मैथमेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता है और कौन सा कितना वेटेज रखता है। ये सब आपको मेरे लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 में आपको दिखेगा। आप वो जा कर के देख सकते हैं। फ़िलहाल तो हम बात करते हैं लेक्चर 2 में, और यहाँ पर हम आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। तो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? ओके, तो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो सिंपल सी एक बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर, रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है। कुछ नई बात नहीं है। 10th क्लास में जैसे हम लोग ने सर्ट्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सर्ट्स, SURDS। सर्ट्स क्या होते हैं? रैशनल और इर्रेशनल का समेशन। ओके, ये आपने 10th क्लास तक पढ़ा था। कुछ स्टेट बोर्ड्स में है, कुछ जगह पर नहीं है। तो जो नहीं है तो वो आप जा कर के सर्च करिए। सर्च के विषय में भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर और इमेजरी पार्ट का समेशन होता है ये। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो मैंने आपको शुरुआती तौर पे बताया है कि a और b यहाँ पर इमेजनरी नहीं है। ए और बी यहाँ पर इमेजिनरी नहीं है। यहाँ ए और बी क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो अब यहाँ पर छोटी छोटी बातों को हम लोग यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर ए को हम यहाँ ज़ीरो कर लेते हैं तो हमारे पास जो जेड आता है वो आता है आई बी। यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट है आई बी। लेकिन अगर इमेजिनरी वैल्यू बोले तो इमेजनरी वैल्यू होगी b। याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। वो सोचते हैं कि इमेजनरी वैल्यू यानी कि आई बी। नहीं, इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ आई बी, बट द इमेजनरी वैल्यू इज़ b। आई एम जेड जो लिखा जाता है वो b को बोलते हैं। इसी तरीके से इफ़ b equal to 0 then z is equal to a, so this is also called real z of equal to a, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास a है। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ से भी प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हैं 2016, 17, 18 के केस में जब कॉलम मैचिंग आती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 4, 4, 5, 5 केसेस में एक केस इससे रिलेटेड भी आता है। कैसे क्या होता है वो सब चीज़ें मैं आपको आगे ज्वाइन कराता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। एडवांस की भी बात करेंगे, मेंस की भी बात करेंगे, एनडीए की भी बात करेंगे। हर एक उस कंपटीशन की बात करेंगे जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को बोला जाता है। ठीक है ना? तो आइए बने रहिए साथ में। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चलेंगे। सबसे पहली बात, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इनइक्वलिटी में शो कर सकते हैं? एक क्वेश्चन ये आता है, क्या हम इनइक्वलिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जा सकता है? तो आंसर है नो। कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी इनइक्वलिटी में शो नहीं करते हैं, कभी भी ऐसी कंडीशंस नहीं होती है। तो फिर आपके पास एक कंडीशन आएगी, नहीं सर मैंने एक बुक में देखा था, ऐसा था वैसा था, कि जहाँ पर हमने पढ़ा था कि A1 प्लस IB1 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम A2 प्लस IB2। तो फिर ध्यान से पढ़ लेते हो उसको, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपको पता होता है कि इफ़ A1 प्लस IB1 इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम A2 प्लस IB2 देन व्हाट द कंडीशन व्हेन दिस इज़ द ट्रू। जब ये ट्रू है तब आप बताइए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो उसने ये पूछा है कि वो कंडीशन बताइए कि जब ये केसेस ट्रू है। तो आप तो जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इनइक्वलिटी शो नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ज़रूर होगा कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैसा होना चाहिए?
वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इमेजरी पार्ट जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपके पास ये रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो यस, रियल नंबर जो होते हैं वो इनइक्वलिटी शो करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये एक आध जगह पर कंपटीशंस की बुक में एमसीक्यूज़ के फॉर्म में ऐसे पड़ा हुआ है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि क्या करना है। फिर सेकंड केस आता है कि अगर इनइक्वलिटी शो नहीं करता तो क्या इक्वलिटी शो करता है? तो हाँ भाई मेरे, ये इक्वलिटी शो करता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इजीली इक्वलिटी शो करता है। अगर हम Z1 को कंसीडर कर लें, अगर हम Z1 को A1 प्लस IB1 कंसीडर कर लें और Z2 को A2 प्लस IB2, तो हमारे पास Z1 इक्वल टू Z2 के लिए क्या केस होगा? A1 प्लस IB1 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। ओके, सो कंपेयर रियल वैल्यूज एंड द इमेजरी वैल्यूज, बोथ आर इक्वल्स, सो द रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजरी पार्ट ऑफ Z2। ओके, ये कंडीशन आप उठा लीजिए। तो रियल और इमेजरी, इससे क्या प्रॉब्लम बनेगी? इससे प्रॉब्लम बनती है मतलब x और y के फॉर्म में हमारे पास कंडीशन दी जाएंगी और उनके बाद इसको इक्वेट किया जाएगा और वहाँ से x y फाइंड आउट करने को वो कहेगा। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको मिल सकती हैं इक्वलिटी के केस में। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर अलजेब्रा भी देखेंगे और अलजेब्रा के साथ इसकी ज्योमेट्री भी देखेंगे, तो दोनों चीज़ें साथ में चलने वाले हैं हम लोग, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं, फिर आपको करने को भी देते हैं। चलिए प्रॉब्लम लिखिए, पहली प्रॉब्लम लिखिए ज़रा। देखिए, अगर हाँ आपको भी डीपीपी और असाइनमेंट्स चाहिए तो आपको पहली बात तो प्रॉपर चैनल से आना होगा, आपको जुड़ना होगा कोटा क्लासेस के साथ, और उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जा कर के आप कॉल कर दीजिए, नंबर आपको नीचे दिए गए हैं, आप वहाँ पर जा कर के कॉल करिए, कॉल करके कहिए कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है, और उसके बाद आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पर जो आपकी रेगुलर क्लासेस आपको देखने को मिल रही है उसी के साथ साथ आपको वहाँ पर इसकी जो डीपीपीज़ और जो मॉड्यूल हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्योंकि जब जो यहाँ के मॉड्यूल हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप उनको यूज़ कर लेते हैं तो गागर में सागर वाला केस है, यानी बेसिक्स से लेके अंत तक, यानी कि कोई भी बुक और कोई भी असाइनमेंट आपको फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। आप एक बार ट्राई करके देख लें, यूं ही देख लें, ट्राई करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप एक ही मॉड्यूल का सेट मंगवा करके देख लें और आपको ये हो जाएगा। आपको मैं अंदाज़ा बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड ही करीब 3,500 4,000 प्रॉब्लम्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। उसी के अंदर आपके मेंस के लिए भी डीपीपीज़ है, उसी के अंदर आपका एडवांस के लिए भी डीपीपी है, उसमें आपके एमसीक्यूज़ भी हैं, उसी में आपके स्कूलिंग के लिए सब्जेक्टिव का पोर्शन भी है, उसमें आपके एडवांस के लिए भी हैं, मेंस के लिए भी, मतलब सभी कुछ को वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। बिटसेट के लिए भी है, वीआईटी के लिए भी है, ठीक है ना, एसआरएम के लिए भी है, तो वहाँ पर एनडीए के लिए भी है। हर कुछ आपको उस असाइनमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम यहाँ पर चलते हैं और पहली प्रॉब्लम हम लिखते हैं। आप देखिए इस टाइप में, टाइप नंबर 2 पे हम लोग पहुँच गए हैं। टाइप नंबर 2 इक्वलिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम है। हमने जिस तरीके से टाइप में कन्वर्ट किए हैं उसमें टाइप 2 पे आ गए आप। टाइप 2A प्रॉब्लम लिखी हुई है 1x-1 अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अब देखिए ये सिंपल सा है, तो आपको पहले क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात ये है कि आपको इक्वलिटी फॉर्म करनी है। तो इक्वलिटी फॉर्म करने के लिए आपको बता दें कि आपको इस पूरे पोर्शन को जब तक आप a प्लस IB फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर देंगे, a प्लस IB फॉर्म, याद रखिए, आप 2017 का प्रॉब्लम उठाइए, 2018 का प्रॉब्लम उठाइए या कुछ भी करिए, अगर आपको कॉम्प्लेक्स का कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है तो आपको अपने कंडीशंस में सबसे पहले उसको
कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, इसको रेशनलाइज कर देंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। आप पहले रेशनलाइज भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x माइनस 1 x 3 माइनस आई प्लस y माइनस आई 3 प्लस आई इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। अब ये आप नीचे तो जानते हैं बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास कितना x, कितना हो जाएगा बेटा 3 x माइनस 1 माइनस आयोटा x माइनस 1 प्लस y 3 y माइनस x माइनस 1 है, y माइनस आयोटा है y, इसको इंटू कर लो 3y माइनस 3 आयोटा प्लस y आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर आयोटा की कंडीशंस में ये कितना आ जाएगा, रियल पार्ट ये है 3x माइनस 1 प्लस 3y और प्लस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 होती है ना। आयोटा वाले केस ले लें, हमने ये वाला पोर्शन लिया, ये वाला पोर्शन लिया है, फिर ये पोर्शन लिया है, और फिर ये रियल पार्ट ले लिए हैं। अब इमेजरी पार्ट की तरफ चलेंगे, प्लस आयोटा y माइनस 3 और माइनस x माइनस 1, 9 प्लस 1 यानी 10 इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। अब बेटा यहाँ से जो रियल पार्ट है, रियल अलग कॉमन लेंगे और इमेजरी को अलग कॉमन लेंगे। देखिए a1 प्लस आई b1 इक्वल टू a2 प्लस आई b2। ओके, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो है 3x माइनस 1 प्लस 3y प्लस 1 बाई 10 इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 3 प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस y इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। And second thing, y minus 3 minus x minus 1 by 10 equal to 1. So y minus 3 minus x plus 1 is equal to 10. Y minus x minus 2 equal to 10. So y minus x equal to 12. Equation second. From equation first and second, then solve it and find the value of x and y. ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है उस बात को समझ लें। सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है। a प्लस आई बी फॉर्म में आने के बाद आप उसको कंपेयर करेंगे इक्वलिटी की कंडीशन से, और वहाँ से जो भी आपको x y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो आप निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको IIT एडवांस की प्रॉब्लम देखनी है तो मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा 2017 पेपर 1 में आप चले जाएं। ऐसी एक प्रॉब्लम पड़ी हुई है जो आपको इक्वेटिंग वाली मिल जाएगी, ठीक है। बस वहाँ पर जहाँ पर z लिखा हुआ है वहाँ पर x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी फॉर्म कर देना, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम अपने आप खुलना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। ओके, क्लियर हो गया। टाइप 2A समझ में आ गया। इसी के अंदर मैंने समाहित कर रखा है a प्लस आई बी फॉर्म। तो अगर आप जो इनिशियल स्टेज पे हैं उनको बता दें कि ये अलग से है, इनिशियल स्टेज वालों को बता दें ये अलग से है कि a प्लस आई बी फॉर्म के लिए अगर जब आप स्कूलिंग करोगे ना तो a प्लस आई बी फॉर्म के अलग हैं प्रॉब्लम्स, और Z1 इक्वल टू Z2 के अलग हैं। तो अच्छा प्रैक्टिस है, आप आराम से पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करिए और फिर इक्वेट करिए। तो आइए चलते हैं आगे ज्योमेट्री और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, फिर चलेंगे टाइप 2 का बी पार्ट में, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे थे हम लोग ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री क्या है,
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 9th क्लास किया है? नहीं, ये कैसा क्वेश्चन आप सोच रहे होगे, क्या कह रहे हैं सर? 9th क्लास किया है तो फिर ज्योमेट्री से घबराना मत। आपको बता दें, वेक्टर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर 2 डायमेंशन हो या कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके जबकि ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम करे जाते हैं सिंपल सा 2D में जा करके आसानी से कर सकते हो। जो बच्चे 11th में आए हैं उनकी अभी 2 डायमेंशन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी स्टार्ट होनी है, लेकिन जो 12th और ड्रॉपर वाले हैं वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि जितना भी टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा उसको हम ईजिली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले जा करके शिफ्टिंग करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप बने रहो, मैं आपको कोरिलेट करना सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम को उठा करके कोऑर्डिनेट में जाके कर सकते हो, कैसे आप अलजेब्रा की प्रॉब्लम को उठा करके कोऑर्डिनेट में कर सकते हो, कैसे आप एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस की प्रॉब्लम उठाइए और जा करके जो वहाँ से टफ हो रही है उसको जाके कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं। यानी कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ईजी वे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो आइए पहले यहाँ पर चलते हैं जो बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस में सबसे पहले जो हमारे पास ये है, ये वही रेक्टेंगुलर एक्सिस है, और यहाँ पर अगर हम रियल एक्सिस पे जाएं तो एक्स एक्सिस हुआ करता था ना, राइट। अब यहाँ पर इसको आप रियल जेड कहिए, यानी रियल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? रियल एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है? इमेजिनरी एक्सिस है। ओके, ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। अब आपके पास जो भी पॉइंट दे रखा है पी पॉइंट यानी जेड, इसे कहेंगे ए कॉमा बी। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया पी। बिल्कुल वही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट यानी लोकेशन ऑफ पॉइंट देखना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये डिस्टेंस और ये आपका वही ओरिजिन है। ठीक है, ये वही प्लस प्लस वाला केस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। क्या कोई नई चीज़ दिखी? 9th क्लास में कोऑर्डिनेट एक्सिस में यही सब था ना। तो फिर जब कोई नई चीज़ नहीं है तो आप नई तरीके से क्यों सोच के डर रहे हो? कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ए ये है, बी ये है, तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म होगा वो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग इसको जाने, तो अगर उसे रियल एक्सिस कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एक्चुअल में जॉन अर्गन करके एक मैथमेटिशियंस है, उन्होंने इसको नाम दिया था अर्गन प्लेन, और बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है अर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गन प्लेन कहते हैं, अपने सरनेम पर ही होता है, अधिकतर मालूम ही होगा आप लोगों को। तो कल को अगर मैं कुछ यूज़ करूं तो आप इसको कह सकते हैं त्रिवेदी प्लेन, ठीक है ना, एम्प्टी सर प्लेन। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा नहीं होगा। अर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए आप इसको बोल सकते हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस करें तो पॉइंट को क्या बोला जाता है? यहाँ पॉइंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है जैसे कि इंडिया का रामपाल अमेरिका जाके रॉक्सी हो गया। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेट में पॉइंट बोले जाते थे, यहाँ पर इसको बोला जाता है एफिक्स ऑफ पी इज जेड। एफिक्स ऑफ पी क्या बोलते हैं? एफिक्स ऑफ पी, यानी अगर हमारे पास z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो आप इसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ए कॉमा बी लिख सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, बताइए z इक्वल टू 3, -2 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? इन विच क्वाड्रेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? पोजीशन ऑफ द क्वाड्रेंट कौन सा होगा? पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन विच क्वाड्रेंट? तो बिल्कुल सही है, अगर हम इसे ऑर्डर पेयर में रखें तो 3, -2 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ये। ठीक, इसी तरीके से बना सकते हैं, इसमें टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने समझा कि क्या जो रियल एक्सिस था, जो आपका एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, उसी को इन्होंने रियल जेड और इमेजरी जेड के फॉर्म में कर दिया है। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको ऑर्डर पेयर में चेंज कर दिया है।
प्रोसेस वही है, जिस तरीके से क्वाड्रेंट होते हैं वैसे ही आपके एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसमें भी वही प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस की कंडीशन। ओके, कोई नई बात नहीं है। लोकेशन ऑफ पॉइंट्स की अगर बात करें तो आप उसके क्वाड्रेंट को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में करिए और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में करिए और अपने क्वाड्रेंट को पता कर लीजिए कि कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर आपको ये लोकेट करेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि पॉइंट की बजाय यहाँ पर इसको बोला जाएगा एफिक्स ऑफ पी। देखिए क्या बोलते हैं, किसको क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं एफिक्स ऑफ पी इन जेड, आप जानिएगा सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। यानी अब अगर हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, तो हम उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से ज़रूर देखेंगे। यानी कि हम ज्योमेट्री के थ्रू ज़रूर देखेंगे कि वो उसको वहाँ पर कैसे लोकेट करेगा, यानी कैसा दिखने वाला है वो। ठीक है ना। तो आइए एक एक करके समझते हैं सब कुछ। सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। रियल रियल ऐड कर लीजिए और इमेजरी इमेजरी ऐड कर लीजिए। याद रखिएगा अब एक सिंपल सी बात कि एडिशन के केस में रियल रियल ऐड होगा और इमेजरी इमेजरी। ठीक है। अब यहाँ पर आइए, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं इसको ज्योमेट्री में भी देखूंगा, तो आइए ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक ओरिजिन से एक पॉइंट, एक एपेक्स ले लिया P, Z1 एपेक्स है, और एक पॉइंट Q है जिसका एपेक्स Z2 है। ठीक है। तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म होगा एडिशंस के लिए। चाहे आप कहीं पर भी जाके देखें, अभी आप वेक्टर कर रहे होंगे तो वेक्टर में भी आप जाके देखें, कहीं पर भी एडिशंस करने के लिए आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेते हैं। उसका जो रिजल्टेंट है वो आपका एडिशंस का काम करेगा। तो यहाँ पर ओरिजिन हो गया है, ये Z1 आ गया है, ये Z2 हो गया, तो इसी के पैरेलल ये भी Z2 हो जाएगा और ये आपका जनरल आ जाएगा Z1 प्लस Z2। ओके। तो आपका जो एडिशन आ जाएगा वो आएगा आपका Z1 प्लस Z2 की कंडीशन। ठीक है, समझ में आया। तो एडिशंस के लिए अगर कभी आपको बाई ज्योमेट्रिकल कहे तो आप बस ये कह दीजिए कि फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके प्रॉपर्टीज़ पर चलें। इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आएंगे, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो तुम क्लास 6 से करते चले आ रहे हो, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है ना। एक है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, जैसे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ठीक है। यहाँ पर Z1 Z2 कैसे हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड, एसोसिएटिविटी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है। Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C। नेक्स्ट केस है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी Z में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो Z में आप ऐड करेंगे ज़ीरो को ऐड करने से ही आपके पास वो नंबर है। भाई किसी नंबर में ज़ीरो को ऐड करोगे तभी तो वही सेम नंबर पाओगे ना। इसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। इसके बाद फोर्थ केस में आते हैं, नोट कर लीजिए। सिंपल सी बात मानिएगा, यकीन मानिए कि जैसे जैसे आप अंदर चैप्टर के जाते जाएंगे वैसे वैसे ये एकदम खुलता चला जाएगा और आपको बिल्कुल ये ऐसा फील होगा कि हाँ ये आमने सामने आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना। आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि ये आप डिजिटली कर रहे हैं। ठीक है। डिजिटल में एक प्रॉफिट आपको और रहता है कि आप इसको बार बार कर सकते हैं, यानी बार बार देख सकते हैं। जहाँ ना समझ में आया वहाँ पर आप तुरंत
कर सकते हैं उसको, ठीक है। और एक चीज़ और है कि एम्प्टी सर आपके पास 24 घंटे रहते हैं, ये एक प्लस पॉइंट और है। एग्जिस्टेंस इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, तो ये है -z, इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। यानी कल को अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 3 + 4 आयोटा और मैंने कहा इसका एडिटिव इनवर्स बताना है, तो आपको बस -z यूज़ करना है, यानी -3 - 4 आयोटा, बस खत्म, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एडिशन की कंडीशन हो गई। एडिशंस के बाद हम लोग अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शंस पे और उसकी ज्योमेट्री देखते हैं, फिर हम लोग प्रोडक्ट और डिवीज़न पर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शंस वाली कंडीशंस, अब इसमें प्रॉब्लम क्या बनेगी, इसमें प्रॉब्लम बनने का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर लो ऐड कर दो, उसमें क्या हो, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं बनती, इसलिए मैंने इसका टाइप भी नहीं बनाया। तो ध्यान रखिए 25 टाइप जरूर हैं, लेकिन वो 25 ऐसे हैं कि वो पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक फालतू का टाइप बना देता कि नहीं भाई देखो टाइप 3 हो गया, ये मैंने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के ऐड कर दिए, ये कोई टाइप है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइप मैंने दिए हैं, उनके हिसाब से आप करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सब्ट्रैक्शन, ओहो ये शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो वाइट से ही चलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास z1 + -z2 इज इक्वल टू z1 - z2 a1 + ib1 -a2 + ib2, so a1 - a2 + ib1 - b2, ओके। तो ध्यान रखिए इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये एपिक्स p का z1, ये एपिक्स q का z2, ठीक है। तो इसके एडिशंस को अगर आप सीधे लेते हैं तो इसका रिजल्टेंट जो आता है वो है z1 + z2, ठीक है। लेकिन आप इसी से निगेटिव आ जाइए, q डैश आ जाइए आप, ये है -z, आप इस पर इसका पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे और ये है r डैश, तो ये जो आपका एडिशन निकल के आता है वो है z1 + -z2। लव पैरेललोग्राम है लेकिन इन्वर्स फॉर्म में है, ठीक है ना, q का इन्वर्स कर दिया है, तो ये आ गया बेटा आपका z1 - z2, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर से आता है, ऐसे ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने करवाया है, तो इसीलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस के फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। जब हायर बुक में जाएंगे तो इसको वेक्टर के साथ भी कोरिलेट किया गया है, ठीक है, लेकिन वेक्टर के 2 डायमेंशन के साथ, 3 नहीं 2 डायमेंशन के साथ, ठीक है। चलें आगे। तो सब्ट्रैक्शंस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, इस तरीके की कंडीशंस मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो प्रॉपर्टीज़ देखनी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही देखनी है। सब्ट्रैक्शंस के बाद थर्ड केस आता है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई भी नंबर आप इंटू करते हैं तो इंटू करने पर वो उसके हर एक नंबर यानी रियल पार्ट में और इमेजरी पार्ट दोनों में जाता है, ठीक है। के यहाँ पर लेकिन आपका स्केलर रियल होना चाहिए, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये बस आपकी लेंथ को, अगर के पॉजिटिव है, अगर के पॉजिटिव है तो ये लेंथ को बढ़ा देगा, यानी कि मान लीजिए ये है ज्योमेट्री में ये पी जेड है, ओके। अब k अगर पॉजिटिव है तो ये आपकी लेंथ को बढ़ा देगा, ये p1 कर लो, ये p2 कर लो, kz अगर k पॉजिटिव है। तो अगर k निगेटिव है तो ये आपकी लेंथ को कम कर लेगा, या फिर फ्रैक्शन में है तो ये आपकी लेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा, छोटा कर देगा, ये p3 आ गया, ठीक है। तो अगर k की वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट में जैसे 1/2z है तो ये क्या कर रहा है, लेंथ को कम कर रहा है, हाफ कर दे रहा है, ठीक है। और अगर ये 2 टाइम्स ऑफ z है तो इसका मतलब ये आपकी लेंथ को बढ़ा दे रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो स्केलर का काम यही है बस आपका। बाय ज्योमेट्री भी आप समझ गए होंगे कि अगर कोई स्केलर मल्टीपल है तो उससे हमारे जो लेंथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बस। यानी लेंथ क्या मतलब,
OP इज द लेंथ ऑफ द गिवन कंडीशंस। ओके, अब आते हैं प्रोडक्ट के केस में। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने से पहले हम लोग को जाना होगा थोड़ा सा आगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशंस में जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ पर सब कुछ सीखने वाले हैं। हम लोग वो भी सीखेंगे जो आपके सिलेबस में है, और जो वो भी सीखना है हम लोग को मजबूरी है जो IIT एडवांस के अंदर है लेकिन मेंस और इधर नहीं है, जैसे कि De Moivre's, जैसे कि रोटेशन, जैसे कि क्वाइन मेथड, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जिसमें सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब 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 सीखेंगे सब, ठीक है। लेकिन सीखेंगे कैसे? सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको लगातार जुड़े रहना है। लेक्चर 1 में आपने जितना देखा उसके हिसाब से आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम लोग लेक्चर 2 में बात कर रहे हैं। लेक्चर 2 में जितना होगा उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी DPPs या जितने असाइनमेंट बनेंगे उनको आपको कंप्लीट करना होगा। देखिए, धीरे 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 आप अपने किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट नहीं खाना है। फटाफट खाने से क्या होता है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं मिलने वाला। जिसके विचारों में ये है कि अरे बस एक ही दिन में एक ही लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता तो मैंने ये कर लिया होता, वो सब चीज़ें गड़बड़ हैं। रीज़न वो लेक्चर नहीं होता, वो क्रैश कोर्स होता है कि एक ही लेक्चर में मैंने बंद सब कुछ दे दिया। उसमें ये भी हम मान के चलते हैं कि आपको लगभग सब कुछ आता है, तो इसलिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मेरा काम क्या है कि मेरे लेक्चर जो आप तक पहुँचें वो बेसिक स्टूडेंट से लेके हायर स्टूडेंट तक सबको लाभान्वित करें, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल हों सभी के लिए। तो फिलहाल आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 A1 प्लस IB1 A2 प्लस IB2। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट करने के लिए जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ तो उसमें आपको रियल और इमेजरी पार्ट अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, रियल का इंटू करना है और फिर इमेजरी का इंटू करना है, तो आपको प्योर रियल पार्ट मिल जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। ओके, और जब आप यहाँ पर इमेजरी पार्ट के लिए चलेंगे, मैं तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, और जब इमेजरी पार्ट के लिए चलेंगे तो मैं दूसरे वाले कलर कोड से करता हूँ, आप जिससे आपकी भी लाइफ में कलर रहे। ये लीजिए, अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आयोटा यहाँ पर लीजिए, रियल इमेजरी ले लीजिए A2B1 प्लस A1B2। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, A1A2 माइनस B1B2 और प्लस A2B1 प्लस A1B2। ओके, तो आपके पास यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना है, वो है A1A2 माइनस B1B2, और इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना है, तो मैंने क्या कहा था, इमेजरी पार्ट नहीं, इमेजरी वैल्यू ऑफ Z1 Z2 कितना है, तो A2B1 प्लस A1B2। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो है ये तो आपके NCERT की प्रॉब्लम भी है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू A1A2 मिसलेनियस वाली प्रॉब्लम्स हैं, मिसलेनियस में, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसको ज्योमेट्री में कैसे देखेंगे, तो ज्योमेट्री में देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म जब हम सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तब वहाँ पर हम लोग इसको हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि ज्योमेट्री में किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसी में इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट कर लेंगे ना सभी बच्चे, आसान है। रियल का इंटू करना है, इमेजरी का करना है, तो ओवरऑल रियल आ जाएगा। फिर रियल इमेजरी करके आप इसको इमेजरी पार्ट को ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं वो है हमारे पास, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ पर आप बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में पहला आता है वही कॉम्यूटेटिव, जिसमें है Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। सेकेंड है आपका एसोसिएटिविटी, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। और फिर थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी। ऐसा क्या है जिसका इनटू करने से वही आ जाए, तो ये 1 है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10i। ठीक है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ केस आता है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें आप z के साथ ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि 1 आ जाए, तो ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है 1/z। ओके, तो 1/z। अब ये निकालने को आता है, ये पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा किसी का। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम आपको दे दी कि z इक्वल टू दे रखा है 3 + i 4i, और मैंने कहा है इसका फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, आपको बस इसका 1/z फॉर्म करना है, 1/3 + 4i। और मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी कभी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई भी आप केस कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या कहते हैं आयोटा नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए तो क्या करेंगे, तो हम इसके रैशनलाइजेशंस को देखेंगे। यानी कि वैसे तो हम इसको लैंग्वेज में बोलेंगे कॉन्जुगेट, लेकिन अभी कॉन्जुगेट पढ़ाया नहीं मैंने, इसलिए मैं इसको रैशनलाइजेशन ले रहा हूँ। देखिए, बात वो करनी चाहिए जो आपके समझ तक पहुँचे। तो रैशनलाइजेशन आप 9th 10th से करते चले आ रहे हैं। क्या करना होगा, रियल नंबर और इमेजरी नंबर के बीच के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मॉडिफिकेशन कर दीजिए। तो रियल और इमेजरी के बीच का साइन क्या है, रियल और इमेजरी के बीच का साइन क्या है, प्लस है। तो हमें किसका मॉडिफिकेशन करना होगा 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। तो ये कितना आ जाएगा 3 - 4 आयोटा अपॉन a + b, a - b, यानी 3² - 4² आयोटा स्क्वायर। ओके, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 + 16, यानी कि 3/25 और -4/25 आयोटा। तो क्यों ना हम इसका रिजल्ट बना के साइड में रख लें कि कल कभी कुछ भी हो तो हम a = 3 मान लें और b = 4 और फटाफट रखते हैं और वहाँ पर से रिजल्ट निकल आए। तो बिल्कुल सही है, मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, तो अगर आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z यानी 1/z चाहिए, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा mi ऑफ z इज इक्वल टू a/a² + b² माइनस आयोटा b/a² + b²। ठीक है, अब आप a और b की वैल्यू उठा के रखिए, a = 3 उठाइए, b = 4 उठाइए, जाके टिका दीजिए, आपका आंसर आपके पास तैयार है। ठीक है, तो आप यहाँ तक ही कंप्लीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें इसके प्रोडक्ट वो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके आगे के केसेस को, और ध्यान से देखेंगे कि इसकी लेंथ, इसकी ज्योमेट्री से रिलेशन, और उसके बाद इसको किस तरीके से हम डिमॉर्स थ्योरम के साथ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम देखते हैं क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, कैसे हम इसको रोटेशंस पर ले जा सकते हैं, कैसे हम इसकी ज्योमेट्री दे सकते हैं, ये सब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तब तक आपको यहाँ तक की प्रॉब्लम्स करनी है, अपने DPPs तैयार करिए, अपने जो भी आसपास प्रॉब्लम्स हैं वो देखिए, और उसके बाद अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो उसके लिए सीधे एक काम करिए, आप नीचे जो नंबर दे रखे हैं उन नंबरों पर जाइए और एक कॉल घुमाइए। एक कॉल घुमा करके आप यहाँ पर कोई ना कोई आपका फ़ोन उठाएगा और उसको अपने आप को इनरोल करिए। इनरोल करने के बाद आपको वहाँ से आप कह दीजिए सर मुझे 2 लेक्चर मैंने करे थे, मेरे को DPPs भेज दीजिए, मुझे असाइनमेंट भेज दीजिए। तो यहाँ से आपको DPPs असाइनमेंट भेज दी जाएगी। ठीक है, उसके कुछ टर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करिए और उसके बाद आप ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय, गुड नाइट।